नमस्कार। आज के इस चित्रात्मक विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इमारत की जो वास्तुकला की दुनिया का एक नायाब नमूना तो है ही, लेकिन साथ ही अकल्पनीय और खौफनाक क्रूरता की गवाह भी रही है। जी हाँ, रोम का कोलोसियम। सोचिए, ये सिर्फ पत्थरों का कोई निर्जीव ढांचा भर नहीं है, बल्कि मानव इतिहास के सबसे जटिल, शानदार और भयानक अध्यायों का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। हम इसके खूनी इतिहास से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे रोमन्स की कमाल की इंजीनियरिंग, उस दौर के उन खतरनाक खेलों को करीब से समझेंगे, जमीन के नीचे छिपे रहस्यों को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे इस इमारत की बची हुई विरासत पर। शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल शुरुआती दौर से। एक ऐसा स्मारक जिसका जन्म ही खून खराबे और युद्ध की राख से हुआ था। अब यहाँ दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, आखिर प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर सिर्फ 8 सालों में कैसे बनकर तैयार हो गया? सोचिए, 70 से 72 ईस्वी के आसपास का वक्त, ना कोई आधुनिक मशीनरी, ना आज जैसी तकनीक। इतनी तेजी से इस विशाल ढांचे के खड़े होने के पीछे एक बहुत ही भयानक और स्याह सच्चाई छिपी है, जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और वो सच्चाई इस एक नंबर में सिमटी है, 50,000। दरअसल पहले यहूदी रोमन युद्ध के खत्म होने के बाद रोमन जनरल टाइटस अपने साथ 50,000 यहूदी कैदियों को गुलाम बनाकर रोम ले आए थे। इन्हीं बंधक मजदूरों की एक पूरी फौज को दिन रात इस विशाल ढांचे को खड़ा करने के कठोर काम में झोंक दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आया? तो ऐतिहासिक साक्ष्य बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं कि यरूशलेम की घेराबंदी के बाद वहां के पवित्र यहूदी मंदिर से जो अपार संपत्ति और खजाना लूटा गया था, उसी से रोम के इस सबसे बड़े निर्माण कार्य का पूरा खर्च उठाया गया। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो युद्ध की भारी लूट ने ही इस भव्य स्मारक की नींव रखी थी। खैर, इसकी शुरुआत चाहे जितनी भी दर्दनाक रही हो, हम रोमन्स की बेजोड़ इंजीनियरिंग और उनकी अक्ल की दाद देने से खुद को रोक नहीं सकते। जरा सोचिए, एक ऐसी घाटी जहां पानी भरा हो, वहां 6 एकड़ के इस विशाल ढांचे का निर्माण करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उनका तरीका सच में गजब का था। सबसे पहले उन्होंने नीरों की बनाई हुई एक कृत्रिम झील को सुखाने के लिए विशाल नालियों का एक पूरा नेटवर्क बिछाया। फिर ठोस मिट्टी ढूंढने के लिए लगभग 6 मीटर गहरी खुदाई की, और उसके बाद ही रोमन कंक्रीट की एक बहुत ही मजबूत 6 मीटर गहरी नींव डाली गई, ताकि ये इमारत अपने ही भारी वजन से ढह ना जाए। और इसमें इस्तेमाल हुआ मटेरियल भी कोई आम नहीं था। बाहरी दीवारों के लिए उन्होंने ट्रैवर्टीन चूना पत्थर का इस्तेमाल किया, और ये बात वाकई चौंका देने वाली है कि करीब 1 लाख क्यूबिक मीटर ट्रैवर्टीन पत्थर को 20 मील दूर टिवोली की एक खदान से यहां तक लाया गया था। इसके अलावा अंदरूनी हिस्सों के लिए ज्वालामुखी से निकले टफ पत्थर और विशेष ईंटों का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और जरूरी बात यह है कि इन सबको जोड़े रखने वाली जादुई चीज क्या थी? वो था उनका खास रोमन कंक्रीट। ज्वालामुखी की राख, चूना और पानी का ये मिश्रण इतनी तेजी से जमता था और इतना टिकाऊ होता था कि उसने प्राचीन कंस्ट्रक्शन की दुनिया में बवाल ला दिया। इसी कंक्रीट की वजह से कोलोसियम के वो ऊंचे ऊंचे गुंबददार मेहराब इतना भारी वजन आसानी से उठा सके। और हाँ, इंजीनियरिंग का एक और कमाल देखिए, इस नंबर में 80। कोलोसियम के ग्राउंड लेवल पर ठीक 80 मेहराबदार प्रवेश द्वार थे। इनका डिजाइन इतना वैज्ञानिक था कि किसी भी इमरजेंसी में 50,000 लोगों की पूरी भीड़, जी हाँ 50,000 लोग, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर उस पूरी इमारत से सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। है ना कमाल की बात? चलिए अब उस दौर में चलते हैं और देखते हैं कि जब यहाँ सच में खेल होते थे तो कैसा माहौल होता था। खासकर वो 100 दिनों का लंबा उद्घाटन समारोह। 80 ईस्वी में जब सम्राट टाइटस ने इसका उद्घाटन किया तो वहां खेलों का एक बहुत ही सख्त और क्रूर रूटीन सेट किया गया था। दिन की शुरुआत जंगली जानवरों की शिकार से होती थी। फिर आता था दोपहर के भोजन का वक्त, जहां खौफनाक मौत की सजाएं दी जाती थीं। और ये कोई आम सजाएं नहीं थीं। इनमें प्राचीन पौराणिक कथाओं का खूनी नाटक रचा जाता था, जहां सचमुच जंगली जानवर अपराधियों को नोच डालते थे। और फिर दोपहर ढलने के बाद होते थे वो मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाले ग्लैडिएटर युद्ध।
उस वक्त के पागलपन को समझने के लिए आइए प्राचीन रोमन कवि मार्शल के एक किस्से पर गौर करते हैं। उन्होंने प्रिस्कस और वेरिस नाम के दो ग्लैडिएटर्स की एक बेहद रोमांचक और बराबरी की लड़ाई का जिक्र किया है। दोनों ने ऐसी शानदार टक्कर दी और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था कि दर्शक उनके दीवाने हो गए। अंत में सम्राट टाइटस को मजबूरन दोनों को ही विजेता घोषित करना पड़ा और इनाम के तौर पर उन्हें आज़ादी की प्रतीक लकड़ी की तलवारें दी गईं। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि इस अरीना में हिंसा का स्तर क्या था। अब बस इस बात से अंदाजा लगाइए कि उद्घाटन के उन शुरुआती 100 दिनों के अंदर ही 9000 से ज्यादा जानवर मार दिए गए थे। खूनखार बाघ, विशाल हाथी और भालू, इन सभी को सीधे मैदान में मौत के खेल के लिए उतार दिया जाता था। ये सच में दिल दहला देने वाला था। लेकिन जो कुछ भी जमीन के ऊपर दिखता था, उसके पीछे एक पूरी छिपी हुई दुनिया काम कर रही थी। एरिना के ठीक नीचे की एक विशाल मशीनरी। जरा ऊपर और नीचे की दुनिया के इस कड़े विरोधाभास को देखिए। ऊपर का एरिना धूप से जगमगाता था, जहां भीड़ शोर मचा रही होती थी और खून सोखने के लिए लकड़ी के फर्श पर रेत बिछी हुई थी। लेकिन उस फर्श के ठीक नीचे हाइपोगियम का अंधेरा था, एक संकरी और दमघोटू भूई भुलैया, जहां गुलाम और जानवर एक विशाल मशीनरी के बीच डर के साये में काम करते थे। नीचे का वो मैकेनिज्म किसी जादू से कम नहीं था। वहां गुलामों की ताकत से चलने वाली चरखियां और हाइड्रोलिक सिस्टम थे। वहां 32 पिंजरे, 80 लिफ्ट शाफ्ट्स और हेगमाटा नाम के भारी प्लेटफॉर्म थे जो हाथियों तक को उठा सकते थे। इन सब के जरिए जंगली जानवरों, ग्लेडिएटर्स और पूरे के पूरे दृश्यों को पलक झपकते ही एकदम जादू की तरह एरिना के फर्श पर प्रकट कर दिया जाता था। वक्त गुजरता गया। आइए अब देखते हैं कि इन खेलों के खत्म होने के बाद इन खंडहरों का क्या हुआ और ये आज एक ग्लोबल आइकन कैसे बन गया। समय के साथ कोलोसियम का इस्तेमाल कैसे बदलता गया, ये जानना काफी दिलचस्प है। प्राचीन काल में जहां खून बहता था, मध्य युग आते आते वो जगह कब्रिस्तान और घरों में बदल गई। बीच में इसे किले की तरह भी इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि लोग इसके पत्थर निकाल कर ले जाने लगे। लेकिन शुक्र है कि बाद में कई पोप्स ने इसे ईसाई शहीदों का पवित्र स्थल घोषित कर दिया, जिसने इसे पूरी तरह मलबे में तब्दील होने से बचा लिया। और सबसे हैरत अंगेज बात तो ये है कि एक खंडहर होने के बावजूद इसका अपना एक अलग ही वनस्पतिक इतिहास रहा है। दरअसल रोमनों द्वारा दुनिया भर से जो जानवर यहाँ लाए गए थे, उनके बालों और मलमूत्र के जरिए कई अनजाने बीज यहाँ आ गिरे। सदियों में वहाँ एक अलग ही इकोसिस्टम बन गया। वनस्पति शास्त्रियों ने 1643 में यहाँ 200 प्रजातियों के पौधे रिकॉर्ड किए, 1855 आते आते 420 और आज भी लगभग 242 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और अब ये सारी चर्चा हमें एक बेहद ही गहरे और चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक ऐसी इमारत जो रोमन दिमाग और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन साथ ही इंसानी क्रूरता की सारी हदें पार करती दिखती है, उसका आज भी सीना ताने खड़े रहना हमें हमारे इतिहास के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही वो उलझन और जटिल विरोधाभास है जो आज भी हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।